नेक्स्ट डालेंगे, नेक्स्ट क्या डालोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या डालोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या है, आपने अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा ना, उसमें निकालते हैं ना इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, कैसे निकालते हैं, ई सेल निकालते हैं ना, सेल पोटेंशियल निकालते हैं। कैसे निकालते थे, नॉन स्टिक इक्वेशन से निकालते थे। और ई सेल आता क्या था, ई नोट सेल लॉग ई नोट सेल प्लस ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। जैसे तुमने वहां पे ई सेल निकाला यानी कि सेल पोटेंशियल निकाला, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वही टॉपिक है, वही चीज है। अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है, जैसे जिसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखी हुई है या रिडक्शन रिएक्शन लिखी हुई है, तो आपको पता है ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है उस पर रिडक्शन होती है, वो कैथोड बनता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उस पर ऑक्सीडेशन होती है और वो एनोड बनता है, पता है ना सबको। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उस पर रिडक्शन, वो क्या बनेगा, कैथोड। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, उसका क्या बनेगा, एनोड। पता है ये सारी चीजें। तो हम यही एक फैक्चुअल चीज है, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमने कॉपर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, पूरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ही हैं, ठीक है। तो साथ साथ एक दो लाइंस डिक्टेट भी करते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे, मतलब यही चीजें पढ़नी है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उस पर रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उस पर ऑक्सीडेशन, ठीक है, पढ़ना। इन एडिशन टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, in addition to ionization enthalpy, in addition to ionization enthalpy, in addition to ionization enthalpy, the other factors such as, in addition to ionization enthalpy, other factors such as enthalpy of sublimation, other factors such as enthalpy of sublimation, hydration enthalpy, ionization enthalpy, determine the stability of particular oxidation state, determine the stability of particular oxidation state in solution, determine the stability of particular oxidation state in solution, determine the stability of particular oxidation state in solution. This can be explained in terms of electrode potential value. This can be explained in terms of electrode potential value. This can be explained in terms of electrode potentials value. This can be explained in terms of, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने बोला, आपने पढ़ते हो कि वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठा लो, मेटल सॉलिड होता है, आप क्या करते हो, उस मेटल सॉलिड को M+ में चेंज करते हो, वो जनरली एक्वस सॉल्यूशन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ऐसे ही पढ़ते हो ना, ये सॉलिड होता है, इसको एनर्जी मिलती है, ये M+ में चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, पढ़ते हैं ना। तो ये क्या हुआ, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या होती है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और हम ये बात पढ़ते हैं, जिसका SRP ज्यादा होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, उस पर रिडक्शन होती है, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, उस पर ऑक्सीडेशन होती है, पढ़ते हैं ना, ये बात पढ़ते हैं ना। इसका SR स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उस पर रिडक्शन, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम मतलब SOP ज्यादा, इसमें क्या होगा, SOP कम होगा, पढ़ते हैं ना, दोनों के एक ही लैंग्वेज हुआ। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हुआ, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हुआ, ज्यादा, तो क्या होती है ऑक्सीडेशन, पता है ये सारी चीजें। अब तुमने कभी सोचा मेटल सॉलिड से M+ एक्वस में चेंज होगा,
तो क्या ओवरऑल एनर्जी का चेंज आएगा। अब इस चैप्टर में ये पढ़ना है। जैसे देखो मैंने बोला मेटल सॉलिड से किसमें जा रहा है, M प्लस एक्वस में जा रहा है, तो ओवरऑल एनर्जी का चेंज आया कैसे होगा, ओवरऑल एनर्जी का चेंज आया है ना, बट ये ओवरऑल एनर्जी का चेंज आया कैसे, यहाँ सॉलिड है वहां एक्वस है, पहले क्या दिया गया इसको, यानी इस डेल्टा एच की वैल्यू क्या है मुझे ये बताओ, एनर्जी का चेंज कितना है, कैसे आई। पहले मेटल सॉलिड को आप सब्लिमेशन एनर्जी देते हो, डेल्टा एच सब्लिमेशन यानी सब्लिमेशन एंथैल्पी, क्या मतलब होता है इसका, सब्लिमेशन एंथैल्पी देते हो, तो मेटल सॉलिड से किस में चेंज होता है, गैसियस स्टेट में। क्या इतनी बात समझ में आती है, सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड से किस में चेंज हुआ, गैस में। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या का मतलब क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देना पड़ेगी अगर आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में मेटल एटम है। अब देखो कल मैंने ये सारे टॉपिक करवाए थे, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं करवाया, अब वो सुन लो क्या बोलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है और कौन सा है, गैसियस स्टेट में, कौन सा है, गैसियस स्टेट में। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा तो कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, आइसोलेटेड गैसेस एटम में से कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे क्या कहते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या इतनी बात समझ में आती है, आती है। अब मेटल किस में चला गया, M प्लस गैसियस स्टेट में चला गया, किस में चला गया, M प्लस गैसियस स्टेट में चला गया। सही बात है, सही बात है। तुम्हें किस में चेंज करना है, M प्लस एक्वस में। किस में चेंज करना है, M प्लस एक्वस में करना है, किसमें, M प्लस एक्वस में चेंज करना है। तो तुम्हें अब क्या देनी पड़ेगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, आ रही है। तुम्हें क्या देनी पड़ेगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, डेल्टा एच, एच वाई डी मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी देनी पड़ी ताकि गैस से किस में चेंज हो जाए, एक्वस में। तो ये पूरा डेल्टा एच किसके बराबर होगा, तुम बताओ, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच, ऐसा ही होगा। यानी जो ओवरऑल एनर्जी का चेंज आएगा वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन के प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी के प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन एंथैल्पी के। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या, मतलब अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की डेल्टा एच की ओवरऑल एनर्जी चेंज की वैल्यू चाहिए तो मुझे इन तीनों का कॉम्बिनेशन का वैल्यू चाहिए, मतलब इसकी भी वैल्यू चाहिए, इसकी भी चाहिए और इसकी भी चाहिए, तभी मैं इस ओवरऑल डेल्टा एच की वैल्यू बता सकती हूँ। ऐसा ही है, बोलो। तो इसकी टेबल एक एनसीईआरटी में दे रखी है पूरी 3D सीरीज की। 3D सीरीज में सब्लिमेशन एंथैल्पी, स्कैंडियम की, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, पूरी सीरीज की हाइड्रेशन की, आयनाइजेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है। और क्वेश्चन उसी टेबल पे आता है, D9 पे। ठीक है, क्यों D9 पे आता भी पढ़ते हैं। ठीक है, समझ आ गई इतनी चीज। पहले अब यही चीज नोट कर लो, एक दो लाइन डिक्टेट करती हूँ, लिख लिया क्या। अब इधर मेरी बात सुनो, अब सुनो इधर, क्या है, एक ना ग्राफ है जो एक्सपेरिमेंटल है, अब उसी से एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले तो ये ग्राफ देखो, थोड़ा सा रफली बना रही हूँ यहाँ पे, देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्सेस वैल्यूज है, नीचे एलिमेंट है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इधर सुनो, ये है -2, -1.5, -1, -0.5। बेटा इधर मेरी बात सुनो, यहाँ ना इधर सुनो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नीचे एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, और ये आपको मैंने आगे जाके एनसीईआरटी में जाके देख लेना, अभी तो मेरे से जैसे बन पाया मैंने बना दिया, क्योंकि इसी से ही समझाना पड़ेगा। ये कुछ कैलकुलेटेड वैल्यूज है और कुछ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कैलकुलेटेड वैल्यू को डार्क से रिप्रेजेंट कर रखा है, ऑब्जर्व को लाइट कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है हाँ यही वाला दिखाना एक बार, फोन उसमें दिखेगा ढंग से।
ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऊपर वाली है, कैलकुलेटेड वाली नीचे वाली है। ये नीचे वाली सारी कैलकुलेटेड वैल्यूज का है ग्राफ और ऊपर का सारा है ये ऑब्जर्व्ड वाला। ये जो लाइन है ऊपर वाली ऑब्जर्व्ड वैल्यू का ग्राफ है, ठीक है। ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हो गई, ऊपर लिख देना ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां पे जो पोटेंशियल्स है ये M+2 से M तक है, मतलब टाइटेनियम +2 से टाइटेनियम, वेनेडियम +2 से वेनेडियम, क्रोमियम +2 से क्रोमियम, ये सारे इस तरह की ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं। ये क्या है सारी की सारी? ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यूज फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सारी की सारी वैल्यू M+2 से M तक की दे रखी है। अब ये जो वैल्यू दिया हुआ है, आप इधर मेरी बात सुनो, क्या है यहां पे तुम्हें ये दिख रहा है, ये 0 पे लाइन है, ये दिख रहा है तुम्हें कॉपर की जो वैल्यू है, ये कॉपर है बेटा, और कॉपर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव में। ये दिख रहा है, इतना सबको दिख रहा है। कॉपर की वैल्यू कैसी है, बाकी सारी वैल्यूज कैसी हैं। अगर मुझे एक बात सुनो, ये मैंने जैसे लिखा इसी तरह से मुझे कॉपर सॉलिड का लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगी, एक बार सुनना। अगर मुझे यही चीज कॉपर सॉलिड के लिए लिखनी पड़े तो मैं क्या लिखूंगी, कॉपर सॉलिड से कॉपर +2 एक्वस सोल्यूशन में चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकता है, ऐसे ही बोलते हैं। क्या लिखोगे, कॉपर सॉलिड को कॉपर +2 में चेंज होना है तो पूरा का पूरा डेल्टा एच की वैल्यू किसके बराबर होगी, पहले क्या देनी पड़ेगी, डेल्टा एच सब्लिमेशन देनी पड़ेगी। किसमें चेंज होगा, कॉपर गैस में। फिर क्या देनी पड़ेगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। किसमें चेंज होगा, कॉपर +1 में। फिर क्या देनी पड़ेगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। किसमें चेंज होगा, कॉपर +2 गैस स्टेट में। फिर क्या देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी बोलो, हाइड्रेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। फिर किसमें चेंज होगा, कॉपर +2 एक्वस में। और ये पूरा का पूरा क्या आएगा, डेल्टा एच। क्या इतनी बात समझ में आती है, ये पूरा डेल्टा एच किसके बराबर होगा, सब्लिमेशन प्लस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसी के बराबर होगा। तो पूरा डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी। बोलो क्या इतनी बात समझ में आती है, आती है क्या। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज का या ऑब्जर्व्ड वैल्यू का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। कैसे निकल के आई है, यहां से एक बार टेबल देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, कैसे निकल के आई है एक बार टेबल देखो। सारे के सारे एलिमेंट थे, बनी नहीं पाएगी, सारे के सारे एलिमेंट थे। एक बार पहले करना नोट, जरा करो नोट, फिर एक चीज मैं रब कर दूंगी, लिख लिया। अब सुनो मेरी बात, देखो क्या है, यहाँ जो तुम्हें वैल्यू दिखने को लग रही है, ये कॉपर की कैसी है, पॉजिटिव E0 है। बाकी सबके पोटेंशियल्स की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। बाकी सबकी पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो कॉपर सॉलिड से कॉपर +2 एक्वस जाने के लिए जो डेल्टा एच निकलेगा वो किसका सम होगा, सब्लिमेशन और दोनों आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का। सही बात है। तो पूरा डेल्टा एच आ जाएगा आपके पास, समझ में आ गया। अब इधर सुनो, इसी का ही ना हमें पहले मेरे को पूरा डाटा लिखना पड़ेगा क्योंकि उसी से सब कुछ समझाना है, ठीक है। और ये इधर सुनो, ये एनसीईआरटी में ही दे रखा है। अब इधर सुनो, पहले मैं क्या लिख रही हूँ, एक डाटा लिख रही हूँ जो पूरी की पूरी 3D सीरीज का है और किसमें चेंज हो रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मेटल +2 से मेटल का, मतलब ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द reduction of M+2 to M, ठीक है। ये है एलिमेंट, यहां डेल्टा एच लिखा, ये उसके बाद डेल्टा H1 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का, डेल्टा H2 सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का,
ठीक है, फिर क्या है, डेल्टा H2 सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का, ये डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी है, और फिर आई है ई नॉट वैल्यू वोल्ट में। ठीक है, समझ में आती है। और ये है एटमाइजेशन किसी मेटल की, आ गई डेल्टा H की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर 469, 515, 398, 279, 418, 427, 431, 339, 130, 661, 648, 653, लर्न नहीं करना कुछ, बस समझना है इसे। 762, 757, 736, 745, 908, 1310, -1866, -1.63, 1370, 1590, 1510, 1560, 1640, 1750, 1960, 1730, -1895, 1925, 1862, -1998, 2079, 2121, 2121, 2059, -1.18, -0.90, -1.18, -0.44, -0.28, -0.25, +0.34 और -0.76। इधर सुनो, इधर सुनो, ये बाद में लिख लेना, इधर सुनो। अब यहाँ पे क्या है, इधर सुनिए, क्या बोला मैंने, आपके पास इससे क्या लिखा, कॉपर +2 से कॉपर की पोटेंशियल्स की वैल्यू पॉजिटिव में है, बाकी सारी वैल्यू तुम खुद देख लो नेगेटिव में है, लेकिन ये वाली वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव में। ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव में, बाकी सारी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। समझ में आती है। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी है, निकल और कॉपर की। कि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी है, निकल और कॉपर की। क्या इतनी बात समझ में आती है, आती है। क्वेश्चन में बोलता है यूनिक बिहेवियर कॉपर का क्यों है, यूनिक बिहेवियर कॉपर का क्यों है, सबकी वैल्यू तो नेगेटिव में आई है, इसकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव में आने का रीजन क्या है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आने का रीजन क्या है, ये पूछता है। और ये अगर कॉपर किसी मेटल के साथ, कॉपर किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। अब सुनो मेरी बात, जिसका एसआरपी ज्यादा होता है उस पर रिडक्शन होती है, होती है। अब अगर मैं ई नॉट वैल्यू कॉपर +2 से कॉपर की लिखूं, ठीक है, उसकी है +0.34, और ई नॉट वैल्यू किसी एसिड की लिखूं, जैसे कि H+ से H2, H+ से H2 में चेंज हो रहा है, उसकी होती है 0.00 वोल्ट, होती है ना, होती है ना। अगर कॉपर किसी एसिड के साथ रिएक्शन करे, कॉपर किसी एसिड के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा, कॉपर किसी एसिड के साथ रिएक्शन करे तो बताओ क्या होगा, बताओ। कॉपर से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, इसका, इसकी क्या होनी चाहिए, रिडक्शन, और दूसरे वाले की क्या होनी चाहिए, तो कॉपर से कॉपर +2 की रिडक्शन होनी चाहिए, और इसकी क्या होनी चाहिए, दूसरे वाले की क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसका एसआरपी वैल्यू क्या है, ज्यादा है कि नहीं। तो कॉपर जब रिएक्शन करता है तो होनी क्या चाहिए, अगर मैं कॉपर की किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो आपके हिसाब से कॉपर +2 में जाना चाहिए और H+ से H2 बाहर निकलना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि कॉपर तो ऑक्सीडेशन करने लग गया इस हिसाब से और H+ रिडक्शन करने लग गया। लेकिन वैल्यू को देखो, हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, वैल्यू के हिसाब से इसका एसआरपी ज्यादा, इसकी क्या होनी चाहिए, रिडक्शन, और इसकी क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो ये हो सकता है क्या, हो सकता है क्या,
यानी अगर कॉपर किसी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, कॉपर अगर किसी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता और H2 गैस नहीं बाहर निकालता, नहीं बोलूंगी, कॉपर विल नॉट एबल टू फॉर्म H2 गैस, कॉपर विल इनेबिलिटी है, इनेबल है, H2 गैस बाहर नहीं निकाल सकता, एबिलिटी नहीं है। अगर कॉपर किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालेगा। इसका मतलब तुम्हें यह समझना पड़ेगा ये H प्लस से H2 में चेंज हो रहा है, यानी तो इसके मैं क्या करवा रही हूँ, रिडक्शन। और जबकि SRP वैल्यू के हिसाब से कॉपर की रिडक्शन होनी चाहिए, नीचे वाली की होनी चाहिए ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर तुम बोलते हो कॉपर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो H2 गैस बाहर निकालता है, तो तुम कॉपर की क्या करवा रहे हो, ऑक्सीडेशन, और H प्लस की क्या करा रहे हो, रिडक्शन, उल्टा करा रहे हो, नहीं हो सकता। तभी तो 10th क्लास में बोलते थे कि सारे के सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन कॉपर एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालता। ये एनसीईआरटी की लाइन है 10th क्लास की, नहीं तो साथ से बुक मंगवा दे तो दिखा दूंगी कहां लिखा है। मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में 10th क्लास में 3rd चैप्टर में लिखा हुआ है कि सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, कॉपर एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालता। क्यों नहीं निकालता, क्योंकि कॉपर की एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, कॉपर अपनी रिडक्शन करना चाहेगा, ये अपनी ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। तो कॉपर प्लस 2 में क्यों चेंज होगा, नहीं चेंज होगा ना, यानी कॉपर की तुमने ऑक्सीडेशन करवा दी और इसकी क्या करवाने लग गए, हाइड्रोजन की क्या करवाने लग गए, रिडक्शन। नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो यही है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाई यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर, क्यों ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, तो आप क्या लिखोगे, इनएबिलिटी टू लिबरेट H2 गैस फ्रॉम एसिड। तो कॉपर रिएक्शन करता किसके साथ है, कॉपर सिर्फ नाइट्रिक एसिड और हॉट कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करता है, सिर्फ उन्हीं के साथ रिएक्शन करेगा कॉपर, क्योंकि उस केस में एसिड क्या हो जाएंगे, अभी एसिड क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना। तो कॉपर सिर्फ क्या करता है, नाइट्रिक एसिड और हॉट कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है, ठीक है, समझ गए। अब कॉपर से कॉपर प्लस 2, जो कॉपर सॉलिड चेंज हो रहा था, किसमें चेंज हो रहा था, कॉपर प्लस 2 एक्वा सोल्यूशन में चेंज हो रहा था ना, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा था ना, कॉपर सॉलिड किसमें चेंज हो रहा था, कॉपर प्लस 2, समझ में आ रही है ना। कॉपर सॉलिड से कॉपर प्लस 2 की हाई एनर्जी वैल्यू है, देखो ई नॉट वैल्यू इसकी पॉजिटिव में है ना, क्योंकि इसकी कॉपर की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। अब मुझे एक चीज बताओ, हमने क्या लिखा था, डेल्टा एच की वैल्यू कैसे निकलती है, कैसे निकलती है बताओ, पहले सब्लिमेशन निकलती, फिर जितनी भी आयनाइजेशन लिख देंगे, एक होगी एक, दो होगी दोनों आयनाइजेशन एनर्जी, फिर क्या लिखेंगे बताओ, लास्ट में क्या था, हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन सब की वैल्यू को प्लस करोगे तो डेल्टा एच आएगा, और उस डेल्टा एच के रिस्पेक्ट में ई नॉट निकाला जाएगा। ये पोटेंशियल की वैल्यू ऐसे निकाली गई होंगी। अगर तुम्हारी इन सब से, ये देखो, अब मेरी बात सुनो, ये प्लस में आने का रीजन क्या है, अगर देखो प्लस में आने का रीजन क्या है, 8 माइनस 5 क्या आता है, 3, लेकिन 5 माइनस 8 क्या होता है, -3, समझ रहे हो ना। मतलब ये वैल्यू अगर बड़ी आ गई तो आंसर कैसे आएगा, नेगेटिव, और ये वैल्यू अगर छोटी आ गई, यानी इसको बैलेंस कर रहा है, तो आंसर कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। यानी कि इन सब का एडिशन जो है, देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव में होती है, क्यों होता है, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन होना, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स आके चिपकना अपने ऊपर, और हाइड्रेशन एंथैल्पी से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रेशन कर क्या रहे हो, तुम गैस को एक्वस में चेंज कर रहे हो, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर चिपका रहे हो, है ना, तो उससे क्या होगा, हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव में। और इस टॉपिक में से 100% नहीं 200% क्वेश्चन आएगा, जितनी तुम्हारी नींद आ रही है, आंखें झुक रही हैं, बेटा 200% क्वेश्चन आएगा, चाहे नीट है चाहे जेई है। अरे ये तो अगर हम भी किसी में वो इंटरव्यू या प्रोसेस देने जाए ना, मतलब अगर टीचर का पेपर लिया है ना, रिक्रूटमेंट का पेपर, उसमें भी इसका क्वेश्चन होता है हमेशा, और नीट और जेई में आता ही आता है, रिक्रूटमेंट में भी इसका पेपर में क्वेश्चन डालते हैं ये। मतलब अगर किसी के रिक्रूटमेंट लेने जा रहे हैं, कोई वीएमसी की या काशी या कहीं देने जा रहे हैं, उसमें इसका क्वेश्चन 100% होएगा।
इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और है सारा एक्सपेरिमेंटल, तभी मैंने वैल्यू लिखी है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, अगर इन सब की वैल्यूज और इससे कंपनसेट हो जाएगी, तुम्हें पता है आंसर अगर ये वैल्यू नेगेटिव में है तभी आंसर देखो, ये चीज बड़ी ये चीज छोटी, तो आंसर कैसे आएगा पॉजिटिव, ये छोटा और ये चीज बड़ी, तो आंसर कैसे आएगा नेगेटिव। तो इसका सबका आंसर नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां से जब हमने सॉल्व किया होगा ये इसको बैलेंस आउट कर रहा होगा, तो वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में क्यों आ रही है, क्योंकि इन सब का एडिशन से जो होता होगा वो इससे बड़ा होगा, तो आंसर कैसा आ रहा है पॉजिटिव। तो ऐसे बोलते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है कि हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म कॉपर सॉलिड से कॉपर प्लस टू एक्वस, कॉपर सॉलिड कॉपर प्लस टू एक्वस में चेंज हो रहा है, इट इज नॉट बैलेंस बाय इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी से बैलेंस नहीं हो रहा है, इस वजह से आंसर इसका पॉजिटिव में आ रहा है। कॉपर कभी भी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस बाहर नहीं निकालता, क्योंकि ऐसे करने से कॉपर की तुमने ऑक्सीडेशन करवा दी, लेकिन एक्चुअल में कॉपर की रिडक्शन होनी चाहिए, क्योंकि कॉपर का एसआरपी वैल्यू बहुत ज्यादा है। एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये बोलेगा वाई ई नॉट वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, अदरवाइज पूरी लाइन में वैल्यू कैसी है, ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं, ग्राफ से देख लो सारी वैल्यू ई नोट की नेगेटिव है, कॉपर की ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव में है, क्यों क्यों, क्योंकि इन सब से हाइड्रेशन एंथैल्पी प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं हो पा रही, तो आंसर कैसा आ गया पॉजिटिव में। समझ में आ गई। अब दूसरी चीज देखो, ई नॉट वैल्यू मैग्नीज जिंक की और निकल की, एक बार देखो ई नॉट वैल्यू में ट्रेंड देखो, कोई ट्रेंड समझ आ रहा है, ई नॉट वैल्यू डिक्रीज 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 हो रही है, फिर थोड़ी सी और डिक्रीज हुई, देखो डिक्रीज हुई, फिर यहाँ पे एकदम से इंक्रीज हो गई, इंक्रीज क्यों हुई, कौन से केस में इंक्रीज हो गई एकदम से, मैग्नीज में क्या हो गया इंक्रीज, अभी तक तो डिक्रीज हो रही थी, अब एकदम से इंक्रीज हो गई, दिख रहा है, अभी तक क्या हो रही थी डिक्रीज, फिर क्या हो गई एकदम से इंक्रीज। अब और देखो आगे क्या हो रहा है, और देखो फिर डिक्रीज हुई, हो गई डिक्रीज, फिर एकदम से पॉजिटिव में आ गई, फिर एकदम इंक्रीज हो गई, यहाँ क्यों इंक्रीज हुई, देखो मेरी बात सुनो, डिक्रीज वैल्यू एकदम इंक्रीज, यानी मैग्नीज में कुछ गड़बड़ हुई, हो गई ना, फिर एकदम से डिक्रीज, कॉपर में कुछ हुआ और जिंक में एकदम से फिर बढ़ी है कि नहीं, अरे इससे तो नेगेटिव में मोर हो गई ना, -0.25 से -0.7 हो गई ना, तो यानी कि यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, ये सारी की सारी वैल्यू m+2 m तक की लिखी हुई है ना, तो यानी कि अगर मैं ट्रेंड के हिसाब से देखूं तो इस ट्रेंड के हिसाब से हुआ क्या है, इस ट्रेंड के हिसाब से हुआ क्या है, मैग्नीज की वैल्यू एकदम से कम हो गई है, डिक्रीज होते होते एकदम से बढ़ गई है, हो गई ना, फिर एकदम से कॉपर की पॉजिटिव और लास्ट में एकदम से जिंक की और ज्यादा बढ़ गई, क्या हुआ यहाँ पे, क्या रीजन क्या है इनके पीछे का, बेटा लिखने पे ध्यान है, क्यों लिखने पे ध्यान है, एनसीईआरटी तुम्हारे पास है, घर जाके लिख लेना यार, एनसीईआरटी पढ़ के लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी तुम्हें, ये नोट तो तुम घर जाके भी कर सकते हो, मैं क्या कुछ अलग थोड़ी बोल रही हूँ, वहीं से लिखा हुआ बोल रही हूँ, वैल्यू मैंने वहीं से उतारी है ना, छूट भी जाएगा तो घर जाके लिख लेना, सुन लो पहले मुझे, लिखने में ध्यान चला गया है, अगर छूट भी जाएगा तो घर जाकर देख लेना, यहीं से तो उतारा है। अब मेरी बात सुनो, कंसेप्ट सुनो, एनसीईआरटी पढ़ के भी नहीं समझ में आएगा, इधर सुनो, ऐसे क्वेश्चन आता है ई नॉट वैल्यू m+2 से m की क्या है, पॉजिटिव है, किसके लिए, कॉपर के लिए, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हाइड्रेशन एंथैल्पी को, मतलब इन सब की वैल्यू जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी सबको बैलेंस आउट नहीं कर पा रही, अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल देके समझाया है, अगर ये 5 और ये -8 है तभी आंसर नेगेटिव में आ रहा है, और ये 8 ये 5 और तभी आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि इन सब का एडिशन कुछ बड़ा आ रहा होगा, ये छोटा है तभी आंसर कैसा आ गया पॉजिटिव में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो, इसका एडिशन करने मत बैठ जाना, क्योंकि कुछ और भी हुआ है बीच में, ठीक है, बहुत शोर है भाई, बहुत शोर है, पॉजिटिव वैल्यू only for copper among 3D elements, among
3D elements because hydration energy of copper plus 2 is not enough to compensate for sublimation energy ionization potential 1 and ionization potential 2 for copper. बताती है, देखो वही तो लिखा है, पॉजिटिव वैल्यू 3D एलिमेंट में सिर्फ इसकी आई है क्योंकि इसकी वैल्यू, किसकी, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू किसको कंपनसेट नहीं कर पा रही, आयनाइजेशन पोटेंशियल्स को, सब्लिमेशन एनर्जी को कंपनसेट। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। पहला क्वेश्चन यही आएगा, यूनिक बिहेवियर कॉपर का क्यों देखने को मिला। कॉपर की ई नॉट की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। कॉपर की ई नॉट की वैल्यू कैसी है, बाकी सबकी कैसी है, नेगेटिव। क्यों कॉपर की पॉजिटिव है, हाइड्रेशन। अब ये पूछेगा कॉपर सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी है, देखना किसकी है, निकल और कॉपर की, लेकिन कॉपर की ई नॉट वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो क्या अगर ई नॉट वैल्यू कॉपर की पॉजिटिव है और वहां से अगर ये H प्लस से H2 की वैल्यू 0.00 वोल्ट होती है, तो क्या कॉपर एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस बाहर निकालेगा, नहीं, क्योंकि जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा उसकी रिडक्शन होती है। ऐसा देखने से इसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है, इसकी रिडक्शन होगी ना कि इसकी होगी, ठीक है। इसलिए कॉपर हमेशा नाइट्रिक एसिड के साथ, हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करता है, नॉर्मल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरी चीज, अब पूरी ये वैल्यू नेगेटिव थी, मोर नेगेटिव, ये लेस नेगेटिव थी, मोर नेगेटिव वैल्यू लेस नेगेटिव वैल्यू हो गई, एकदम से इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव क्यों हो गई मैंगनीज की, ये क्वेश्चन। फिर लेस नेगेटिव हो रही है, फिर एकदम से पॉजिटिव हो गई, फिर एकदम से जिंक की मोर नेगेटिव क्यों हो गई है, इसके कंपैरिजन में तो मोर नेगेटिव है ना, क्यों, ये क्वेश्चन आता है। अब क्या अगर ये चीज पूछेगा तो मेरी बात सुनो, बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज ही वही पढ़नी पड़ेगी, मेरी बात सुनो। अगर मैं बोलूं ई नॉट वैल्यू ऑफ क्रोमियम प्लस 3 से क्रोमियम प्लस 2 की वैल्यू कैसी आएगी। क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बताना, 3d5 4s1। क्रोमियम प्लस 2 की कितनी हो गई, 3d4, और इसकी कितनी हो गई, 3d3। D3 का जब भी आ जाए ना, एक ध्यान रखो, उसको बोलते हैं T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऐसे भरेंगे, 3 ऐसे भर जाता है, 1 2 3, डी में 5 ऑर्बिटल होती है ना, 5 होती है ना, तो 3 नीचे चली जाती है, 2 ऊपर होती है, ये कोऑर्डिनेशन में समझ आएगी, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल डी की 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल में से 3 नीचे होती है जिसको T2G बोला जाता है, और 2 ऊपर होती है जिसको EG बोला जाता है, ये कोऑर्डिनेशन में पढ़ाएंगे। तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसकी वजह से D3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है D4 के कंपैरिजन में। तो ई नॉट वैल्यू इसकी कैसी आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, कैसी आएगी इसकी वैल्यू, नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू क्यों आई, क्योंकि वो चीज D3 से D4 में जाना ही नहीं चाहेगा। D3 की स्टेबिलिटी, जिसकी D3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्या वो D4 में कन्वर्ट होना जाएगा, आ जाएगा नहीं ना। तो इनर्ट वैल्यू कैसी आएगी उसकी, नेगेटिव। कैसी आएगी उसकी, नेगेटिव। समझ में आता है। दूसरी चीज मैंगनीज 3 प्लस से मैंगनीज 2 प्लस की वैल्यू जो है बहुत पॉजिटिव वैल्यू है। मैंगनीज 3 प्लस से मैंगनीज 2 प्लस की वैल्यू कैसी है, बहुत पॉजिटिव, ठीक है। मैंगनीज 3 प्लस से मैंगनीज 2 प्लस की जो वैल्यू है, मैंगनीज 3 प्लस से ऐसे लिखो, मैंगनीज 3 प्लस से मैंगनीज 2 प्लस की जो वैल्यू है वो बहुत पॉजिटिव हाई वैल्यू है। अब इसका रीजन ऐसा क्यों है, ये क्या है, मैंगनीज प्लस 2 D5, और ये क्या है,
मैंगनीज क्या होता है 3d5 4s2, 3d5 ये क्या है d4, वही चीज d4 में d5 में कन्वर्ट होना चाहेगी ना, क्यों चाहेगी, d5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिल रही है, क्या मिल रही है उसको, तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिल रही है तो उसमें कन्वर्ट होना चाहेगी, तो उसकी वजह से इसकी ई नॉट की वैल्यू कैसे आएगी, बहुत हाई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ई नॉट की वैल्यू बहुत हाई पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि कन्वर्ट होना चाह रहा है वो। लेकिन अगर ई नॉट वैल्यू आयरन +3 से आयरन +2 की मैं बात करूं, आयरन +2 कितना होता है 3d6, ये कितना होता है 3d5, होता है ना, होता है ना, समझ में आ गया, आयरन +2 3d6 4s2 आयरन +3 3d5 हो गया। अब इसकी वैल्यू जो होगी वो लेस पॉजिटिव होगी, कैसी होगी, लेस पॉजिटिव होगी बट लेस होगी, क्यों, क्योंकि d5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, वो d6 में जाना ही नहीं चाहती, ठीक है, समझ आती है, वो d6 में जाना ही नहीं चाहेगी, इस वजह से, क्या इतनी बात समझ में आ गई, बोलो, क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चंस और रहते हैं, पहला ये चीज बोली थी मैंने, ये d3 स्टेबल है, d4 में नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहता इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तुम उसको जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहे हो, ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि d3 ज्यादा स्टेबल है, तुम d4 लेके जा रहे हो वैल्यू नेगेटिव, d4 से d5 में जा रहे हो फुली फिर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिल रही है वैल्यू पॉजिटिव, d5 से d6 में जा रहे हो तो पॉजिटिव, देखो कम स्टेबल से स्टेबल है ना, स्टेबल नहीं चेंज होगा ना, या तो वैल्यू लेस पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव आएगी, या तो वैल्यू क्या आएगी लेस पॉजिटिव या क्या आएगी नेगेटिव, बेटा इसमें मैं अपना कुछ रूल नहीं बता रही हूँ, दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, उसको ग्रैब करना पड़ेगा, वही क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मुंह टेढ़ा मेढ़ा मत करो, ये जो बोर्ड पे लिखा है इसमें गारंटेड क्वेश्चन आएगा, जो है वो फैक्ट है, जो है वो फैक्ट है, वही क्वेश्चन 1000 बार यही क्वेश्चन आ रखे हैं, कितनी बुक्स मेरे को यही इंपॉर्टेंट है, मैं तो 10 बार रिपीट कर दिया फिर भी वैल्यू लिखने में ही लगी पड़ी है लक्ष्मी, अरे बेटा बुक में जाके लिख ले तू बार, मैं कितनी बार बोलूं बता, इतनी तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है इस बात के लिए, मैंने 4 बार अनाउंस कर दिया बोर्ड से लिख लेना, बोर्ड से लिख लेना, लिख लेना, क्या लिखने का टाइम दूंगी क्या, और नहीं भी लिखने का टाइम दे तो जाके एनसीईआरटी से लिख देना, कुछ मैंने अलग थोड़ी लिख दिया, एनसीईआरटी से उठा के तो लिखा है, फिर लिखने में ही लगे हैं, उसको सुन लो जाके, एक लाइन में तुम्हें एनसीईआरटी की समझ में आए तो मेरे को बता देना, इतनी गंदी लैंग्वेज लिखी हुई है इस चैप्टर की, हमें एक लाइन का मीनिंग निकालने में टाइम लग जाता है, अब तो पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम लोग एक लाइन का मीनिंग भी समझाते हैं मेरे को, मैं मान जाऊंगी, इतनी गंदी लैंग्वेज लिखी है इस चैप्टर की, हर जगह पोटेंशियल 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 आदत हो तुमको, और लाइन लाइन से क्वेश्चन आता है, सुनते ही नहीं है फिर भी लिखने में लगे पड़े, पता नहीं क्या हो जाएगा लिख लिख के, वही एनसीईआरटी से तो उतार रही हूँ, क्या है देखो दोबारा सुनो फिर मैं अगली चीज पे आती हूँ, मैंने सबसे पहले ग्राफ बनाया था, ग्राफ में बात करी थी सारी वैल्यू नेगेटिव में है, कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव में है, क्यों, क्वेश्चन आया तो तुम उसका क्या रीजन लिखोगे, कॉपर की M+2 से M की वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, ओनली फॉर द कॉपर अमंग 3D एलिमेंट, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर +2 की हाइड्रेशन एनर्जी इतनी नहीं है, हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर +2 की इतनी इनफ नहीं है कि उसको कंपनसेट कर पाए, किसको, सब्लिमेशन को, आयनाइजेशन पोटेंशियल को और इसको, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया है डेल्टा H की वैल्यू कहां से निकलती है, सब्लिमेशन प्लस जितनी भी आयनाइजेशन एनर्जीज होंगी, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो तो 3 आयनाइजेशन एनर्जी, 2 निकाल रहे हो तो 2 आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम क्या आता है डेल्टा H, तो अगर अगर इनका देखो आंसर क्या आया, देखो मान लो इसका 10 आया, 10 और ये 12 तो आंसर कैसा आ गया नेगेटिव, लेकिन ये 15 और ये 12 तो आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव, तो इसके साथ इसकी वैल्यू इतनी कंपनसेट नहीं हो पा रही, इस वजह से इसकी वैल्यू ई नॉट की वैल्यू कैसी आती है पॉजिटिव, साफ लिखा है ना सेंटेंस। अगर दूसरी चीज ई नॉट वैल्यू क्रोमियम +3 से क्रोमियम की, तुम खुद सोचो क्या आएगी, D3 में एक चीज होती है जो कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में पढ़ोगे, D में 5 ऑर्बिटल होती हैं, इसमें से 3 नीचे चली जाती हैं, 2 ऊपर चली जाती हैं, कैसे वो पिछले अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये T2G है, EG है, ठीक है। D3 में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, D के एक 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, D में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से ये स्टेबल है, ये D4 में नहीं जाना चाहेगा, तो वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव,
मैग्नीज +3 D4 है, चला गया D5। तो जो चीज स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है तो वैल्यू कैसी होगी, या तो पॉजिटिव। अब समझ लो, जो चीज स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है उसके लिए वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। जो चीज स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है उन केसेस में वैल्यू या तो नेगेटिव आएगी या लेस पॉजिटिव आएगी, या तो नेगेटिव आएगी या तो लेस पॉजिटिव आएगी। अब एक क्वेश्चन और रह गया, अब पहले तुम खुद सोचिए मुझे बताओ। क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग मैंगनीज +3 ऑक्सीडाइजिंग, क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग मैंगनीज +3 ऑक्सीडाइजिंग, कहां लिखूं? ये लास्ट में नोट करना, तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, अभी मत लिखना, लास्ट में लिखना है वाई क्रोमियम +3 इज रिड्यूसिंग, स्पेस खत्म हो गया इसलिए ऊपर लिख दिया, एंड मैंगनीज +3 इज ऑक्सीडाइजिंग। क्वेश्चन है, क्रोमियम +3 रिड्यूसिंग है और Mn+3 क्या है, क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग Mn+3, क्रोमियम +2 3D5, हाँ क्रोमियम +2 हो जाएगा, क्रोमियम +2। अब बताओ ऑक्सीडाइजिंग। अब इधर देखना, देखना इधर, देखो इधर, ये लास्ट में, ये तुम क्वेश्चन लिखना, मैंने लास्ट में लिखा है ना, तुम भी नोट करते वक्त लास्ट में लिखना। क्रोमियम +2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, क्रोमियम इज 3D5 4s1, +2 में कितना हो गया 3D4, मैंगनीज +3 भी क्या हो गया 3D4। अब दोनों की कॉन्फ़िगरेशंस क्या है 4D4D4। फिर भी क्रोमियम +2 रिड्यूस करता है यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और मैग्नीज +3 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडाइज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके D5 बनाएगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करके D3 बनाएगा। यही तो हुआ क्वेश्चन का मतलब, तो यही हुआ, ऑक्सीडाइजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करके 3 बनाएगा, ये गेन करके D5 बनाएगा। क्यों, चाहे दोनों में वो है, बताओ। बताओ क्यों, हाँ ये D4 से D3 में इसलिए गया है क्योंकि इसको T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिल रही है। क्या मिल रही है, T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिल रही है। T2G में 3 चले गए, ये इसलिए इसमें जाएगा क्योंकि इसको हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिल रही है। क्या मिल रही है इसको, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। इनऑर्गेनिक में गिन चुन के यही रीजन है, और कोई रीजन ही नहीं होते भाई। क्या मिल रही है इसको, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। इसीलिए ये D4 से D5 में जाना चाहता है और वो D4 से D3 में जाना चाहता है, क्योंकि इसको T2G में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिलेगी। ये 4 से 5 में जाना चाहेगा तो इसको क्या मिलेगी, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, वो उसको क्रोमियम का D5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिलेगी, इसलिए वो उसमें जाना चाहेगा। और मैंगनीज D3 में इसलिए जाना चाहेगा क्योंकि उसमें T2G में तीन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो उस वजह से उसको क्या मिलेगी। ठीक है, समझ में आई। अब अगर मैं बोलूं D5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी और T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में से कौन ज्यादा स्टेबल है, उसमें से भी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो कैसे है, एक्स्ट्रा हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है। ठीक है, इसीलिए मैग्नीज +3 तो ऑक्सीडाइज करने लगता है, और ये सॉरी मैग्नीज +3 ऑक्सीडाइज करने लगता है, और क्रोमियम +2 क्या करने लगता है, रिड्यूस करने लगता है। +2 क्या करने लगता है, रिड्यूस करने लगता है। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। अब तुमने कहां से लिखना है, तुमने पहले टेबल उतारनी है, टेबल उतारने के बाद ये चीजें, ये टेबल उतारने के बाद ये नोट करना है। टेबल उतारो, फिर मैं उसमें डिक्टेट करूंगी, सिर्फ टेबल टेबल उतारो।
जैसे जैसे बोलूंगी वैसे वैसे करना, पहले सिर्फ टेबल उतारो। लिख लिया टेबल? लिख ली? लिखो, टेबल लिखने के बाद लिखो, टेबल लिखने के बाद लिखो हाइलाइटेड लिखना, यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर, यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर, यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर having a positive E naught, unique behavior of copper, unique behavior of copper having a positive E naught, having a positive E naught, having a positive E naught accounts for its inability to liberate, accounts for its inability to liberate, accounts for its inability to liberate H2 from acids, account for its inability to liberate H2 from acids, accounts for its inability to liberate H2 from acids, full stop. Only oxidizing acids, only oxidizing acids, only oxidizing acids, ब्रैकेट में डालो, नाइट्रिक एसिड एंड हॉट कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हॉट कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हॉट कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल लिया, ब्रैकेट क्लोज, रिएक्ट विद कॉपर, react with copper, react with copper, comma, the acid being reduced, acid being reduced, acid being reduced, full stop. समझ में आ गई? अब दोबारा समझते हैं इसको, दोबारा बताओ मेरे को क्या पता लिखवाया मैंने। अगर इसकी ई नॉट वैल्यू कॉपर प्लस 2 से कॉपर, इसकी ई नॉट वैल्यू ये है, इन दोनों में से एसआरपी किसका ज्यादा? इसका ज्यादा। इसकी क्या होनी चाहिए थी? रिडक्शन। इसकी क्या होनी चाहिए थी? ऑक्सीडेशन। तभी क्या निकालता ये? H2। लेकिन ये H2 नहीं निकालता क्योंकि इसकी एसआरपी की वैल्यू कम है, तो इसकी क्या होनी चाहिए थी? ऑक्सीडेशन ना, और इसकी क्या होनी चाहिए थी? रिडक्शन। इसकी रिडक्शन होनी चाहिए, यानी कॉपर प्लस 2 से क्या जाना चाहिए? कॉपर में होना चाहिए। और ये इसकी एसआरपी की वैल्यू क्या है? कम। इसकी क्या होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन। जबकि हो क्या रहा है? इसकी रिडक्शन। तो ऐसा नहीं हो सकता। हो क्या रही है इसकी? रिडक्शन। देखो होनी क्या चाहिए थी इसकी? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कॉपर सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। किसके साथ करेगा? जिसमें एसिड क्या हो? रिड्यूस्ड हो। और कॉपर कैसा होना चाहिए? ऑक्सीडाइज, तभी H2 बाहर निकलेगा। तो मैंने तुम्हें लिखवाया ना कि किसके साथ करेगा? ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। कौन कौन से? नाइट्रिक एसिड एंड हॉट कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेगा, क्योंकि उस केस में एसिड क्या होने लगेगा? रिड्यूस्ड। लिखा है ना मैंने, क्या बोला है? पढ़ के पढ़ो, यही चीजें आती हैं। क्योंकि उस केस में होगा, क्या बोला है मैंने? ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, यानी कॉपर क्या होगा उस केस में? ऑक्सीडाइज। अरे कॉपर प्लस में नहीं चेंज होगा, तभी तो H प्लस से H2 जाएगा यार। H प्लस से H2 की रिडक्शन होगी तो सामने वाले की ऑक्सीडेशन ही होगी। तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स रिएक्ट विद कॉपर, तो एसिड क्या हो जाएंगे? रिड्यूस्ड। एसिड क्या होंगे? रिड्यूस्ड। ये प्लस से ये जीरो में क्या आ जा रहा है? रिड्यूस ही तो हो रहा है। ये प्लस है, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस ही तो हो रहा है, तभी तो सामने वाला ऑक्सीडाइज होगा, है ना? तो उस केस में होगा जब ऑक्सीडाइजिंग एसिड आएंगे। तो एसिड क्या हो जाएगा? H प्लस से H2 में जाएगा, यानी एसिड क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। समझ में आती है? क्लियर? खत्म। अब अगली लाइन में अगला पॉइंट डाल के लिखो,
अगली लाइन में, क्योंकि अलग बात है। लिखो अलग लाइन में, द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म, द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म, द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म copper solid to copper plus 2 aqueous, high energy, the high energy to transform copper solid to copper plus 2 aqueous, कॉपर सॉलिड से कॉपर प्लस 2 एक्वस में जा रहा है, कॉपर सॉलिड टू कॉपर प्लस 2 एक्वस, लिख दिया, लिख दिया, इज नॉट बैलेंस्ड बाय its hydration enthalpy, then is not balanced by its hydration enthalpy, not balanced by its hydration enthalpy. ठीक है, खत्म, क्लियर, बोलो तो समझ में आ गई। ठीक है, अब सिर्फ इतनी वाली सी लाइन लिख लो दोबारा से, ई नोट एम प्लस 2 से एम पॉजिटिव वैल्यू ओनली फॉर कॉपर अमंग, ये चीज इतना नोट कर लो। ये ई यहाँ से यहाँ तक, ये चीज करो नोट। अगली लाइन में अगली बात लिखो, अगली लाइन में अगली बात लिखो, अलग अलग लाइन में लिखना। द जनरल ट्रेंड टुवर्ड लेस नेगेटिव ई नॉट वैल्यू, द जनरल ट्रेंड टुवर्ड लेस नेगेटिव ई नॉट वैल्यू, the general trend toward less negative E naught value, the general trend toward less negative E naught value across the series, the general trend toward less negative E naught value across the series is related to the general increase in the sum of, is related to the general increase in the sum of, is related to the general increase in the sum of first and second ionization enthalpy, increase in the sum of first and second ionization enthalpy It is interesting to note that the value of E naught for manganese, nickel, and zinc. It is interesting to note that the value of E naught for manganese, nickel, and zinc are more negative than expected from the trend. Are more negative than expected from the trend. ठीक है, समझ आ गई। अब ये वाली चीजें नोट कर लो, ये ए बी सी पॉइंट नोट कर लो, ए बी सी। अच्छा एक चीज एक बार सुनना जरा, 1 मिनट सुनना, ड्रॉप तो छोड़ना। सुनो, अगर आपके पास ऐसे भी एक लैंग्वेज है, ये घुमाएगा आपको हर क्वेश्चन में, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ई नोट की वैल्यू लेस नेगेटिव में होने का रीजन ये भी हो सकता है ना, ई नोट की वैल्यू लेस नेगेटिव हो रही है ना, ये भी बोल सकता है क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम, फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम नीचे की तरफ बढ़ रहा है। देखो वही बात होगी, 10 - 7 3, 10 - 8 2, 10 - 9 1, यानी अगर सम बढ़ता जाएगा, ये चीज तो इतनी है लगभग सी, और 10 - 7 3, 10 - 8 2, 10 - 9 1, यानी कि इनका
आगे वाली चीज बढ़ती रहेगी तो आंसर कम आता रहेगा ना। यानी कि इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम नीचे की तरफ देखो बढ़ रहा है, तुम्हें खुद ही दिख रहा है 1300, 1500, 1500, 1500, 16, 17, 19, नीचे की तरफ वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, इससे माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव में थोड़ा कम आएगा, लेस नेगेटिव आएगा। समझ आ रही है? ठीक है, करो बोलो, घुमाएगा ऐसे से तो तुम्हें समझना है सारी चीजों को। क्वेश्चन मैं बोलती हूँ अभी, ये लिख लिया? अब क्वेश्चन बोलती हूँ, एक सेकंड लिखना। इट वाई इज क्रोमियम प्लस टू रिड्यूसिंग, why is chromium plus 2 reducing, why is chromium plus 2 reducing and manganese plus 3 oxidizing, and manganese plus 3 oxidizing when both have D4 configuration, when both have D4 configuration. सुनना इधर देखो, क्रोमियम प्लस 2 रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, मतलब तो खुद रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, यानी ऑक्सीडाइज करना तो D4 से D3 में जाना चाहिए, मैंने उल्टा लिख दिया, लिखते हुए मैं उल्टा लिख दी। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होगा, खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो D4 से किसमें चला गया, D3, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, लिखोगे T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। और ये रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब खुद को क्या करेगा, क्या करेगा, खुद को रिड्यूस, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो क्या गेन करेगा, क्या बनाएगा, D4 से D5, तो क्या अचीव होगी, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो कौन सी किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैग्नीज प्लस 3 तो D4 से D5 में चला जाता है, लेकिन क्रोमियम प्लस 2 D4 से D3 में चला जाता है। हो गया? अब बताना मुझे एक ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा बताओ जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। वेरिएबल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, सिर्फ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो लिखिए ना सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, और जिंक भी तो है। हाँ, वो ट्रांजिशन नहीं है, वो डी ब्लॉक है। अगर मैं बोलती कि कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आप स्कैंडियम और जिंक दोनों लिख सकते थे, लेकिन मैंने बोला ट्रांजिशन एलिमेंट बताओ, तो जिंक नहीं है, ऑल तो जिंक से +2 शो करता है ना, लेकिन स्कैंडियम आएगा क्योंकि वो ट्रांजिशन, जिंक तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। हेडिंग डालो, ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ, ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, trends in the stability of higher oxidation state. लिखना एक लाइन, the highest oxidation state are generally shown by, the highest oxidation state are generally shown by, the highest oxidation state are generally shown by halides and oxide. कौन शो करता है, हैलाइड और ऑक्साइड शो करते हैं। कौन शो करता है बेटा, हैलाइड्स और ऑक्साइड शो करते हैं। कौन करता है, हैलाइड और ऑक्साइड। ठीक है, कैसे करते हैं वो कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है।